स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरेश सोनी हतुंडी पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का भारत में आगमन। हमने इस पर एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने पुर्तगालियों को पढ़ा था, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए थे। लेकिन पुर्तगालियों के अलावा भी कई सारी अन्य विदेशी जातियां भारत में व्यापार वाणिज्य के लिए आई थी। तो कई बार एग्जामों में उनका क्रम है जो पूछा जाता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी यूरोपीय जातियों को एक साथ याद कर पाएंगे। तो ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले भारत में आई है पुर्तगाली जाति, फिर आए हैं डच, जिनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम डच और अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी जाति अंग्रेज, चौथी जाति डैन जो डेनमार्क के जो निवासी थे, और पांचवी जाति है फ्रांसीसी। तो इनका क्रम याद रखने के लिए हम लोग आमतौर पर एक भाषा का एक कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं, पीडीएफ, जो कि हमारे मोबाइल में आता है। तो इसी के आधार पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, पीडीईडीएफ। पीडीईडीएफ यानी पी से पुर्तगाली, डी से डैन, ई से इंग्लिश यानी अंग्रेज, डी से डेनिश और एफ से फ्रांसीसी। तो ये ट्रिक आप फिर से एक बार देख लीजिए, पी डी ई डी एफ यानी सीधा पीडीएफ नहीं बोल के पीडीईडीएफ के माध्यम से हम इन यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन को याद कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सवाल हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका भी मैंने ट्रिक के माध्यम से जवाब देने का प्रयास किया है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि विभिन्न यूरोपीय जातियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में, इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम, डेनमार्क के निवासियों ने ट्रैंकोबार तमिलनाडु, और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी, इसको कई बार सवाल ये भी आता है कोठी लिखा आता है, कई बार फैक्ट्री लिखा आता है, लेकिन ये दोनों एक ही अर्थ है। कोठी कहो या फैक्ट्री को, हमें यही उत्तर बताने हैं। एक इस सवाल पर कई सारा कंफ्यूजन है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कुछ किताबें सूरत बताती है और कुछ किताबें मसूलीपट्टनम बताती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ मसूलीपट्टनम इसलिए बताया है कि आरपीएससी ने अंग्रेजों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में मानी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ आरपीएससी का 2013 का फर्स्ट ग्रेड का इतिहास पेपर का जो जिसमें 4 बनते थे, ए बी सी डी 4 प्रकार के पेपर आते थे, जिसमें ए वाला जो पेपर है उसमें 42 नंबर ये सवाल दे रखा है, आप देखिए। और इसी की आंसर की जो आरपीएससी ने मानी है, जिसमें उत्तर ए माना है, वो है मसूलीपट्टनम। इसी आधार पर हम लोगों को भी आगे अंग्रेजों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम ही पढ़नी है। तो इन जातियों का जिस प्रकार से हमने पीडीईडीएफ करके एक ट्रिक बनाई है, उसी प्रकार इनकी व्यापारिक बस्तियों की भी मैंने ट्रिक बनाई है, KMMS, KMMTS। तो के से कोचीन, एम से मसूलीपट्टनम, फिर एम से मसूलीपट्टनम, टी से ट्रैंकोबार और एस से सूरत। यानी कि हमें जो विदेशी जातियां भारत आई है, उन विदेशी जातियों का आने का क्रम तो याद रखना ही है, लेकिन उनके साथ ही उन्होंने भारत में जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की है उनका भी हमें याद रखना है। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करवा रहा हूँ कि इन विदेशी जो जातियां जो भारत आई है, इन लोगों ने यहाँ आने के लिए अपनी अपनी अलग अलग एक कंपनियां बनाई हैं, और इन कंपनियों के पीछे इन्होंने ईस्ट इंडिया नाम लगाया है। ईस्ट इंडिया नाम लगाने के पीछे इनका उद्देश्य ये है कि पूर्वी भारत के साथ ये लोग व्यापार करने आए हैं। तो पुर्तगालियों ने कोई व्यापारिक कंपनी वैसे बनाई नहीं, इसीलिए पुर्तगालियों के आने का टाइम 1498 ही हमने रखा है, क्योंकि वास्को डी गामा
1498 को ही भारत आए थे। इसके बाद में डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसको 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति है वो मिली थी। इसके अलावा आप सभी को पता ही है कि सन 1600 को अंग्रेजों ने अपनी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद में 1616 को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1664 को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये सवाल है आपको इसमें बीच में इसलिए क्लियर करवाया है क्योंकि कई बार एग्जामों में इस सवाल पर प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि भारत में यूरोपीय आए तो किस क्रम से आए और उन्होंने कहां-कहां अपनी प्रथम व्यापारिक कोठियां स्थापित की या उनकी कंपनियां किस सन में स्थापित हुई। यह सवाल कई बार प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डच। सेकंड यूरोपीय जाति जो भारत में आई वो थी डच। तो डचों के बारे में हम लोग शुरू करते हैं कि प्रथम डच नागरिक 1596 में कार्नेलियल डे हस्तमान में कार्नेडियल दे हस्तमान नामक पहला डच यात्री भारत आया। एक इसके पहले अब आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं। डच यानी कि जो हॉलैंड के जो निवासी थे वो कहलाते थे डच। और एक आपके करंट जीके का ये भी सवाल आ सकता है कि वर्तमान में हॉलैंड का नाम क्या है, यानी कि हॉलैंड के नाम में अब परिवर्तन कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो आप नाम सुनते हो नीदरलैंड, उसी का पुराना नाम था हॉलैंड। अब हॉलैंड नाम नहीं मिलता है, अब नाम मिलता है इनका नीदरलैंड। जो नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं वो कहलाते हैं डच। इसीलिए मैंने आपको यहाँ दूसरी जाति का नाम लिखा है डच। 1596 में कार्नेलियल डे हस्तमान नामक पहला डच यात्री भारत आया था। इसके बाद में प्रमुख बिंदुओं में हम लोग देखते हैं कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इनको डच सरकार ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्षों की अनुमति प्रदान की। इसकी अनुमति प्रदान करने के बाद ये लोग भारत आए और भारत आने के बाद 1605 में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूली या इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, मसूलीपट्टनम में 1605 में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या कहीं कहीं इसको फैक्ट्री भी कहा जाता है, आप कुछ भी बोलो ये एक ही चीज है, कोठी या फैक्ट्री। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसके बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे भारत में किलेबंदी करना शुरू किया। 1653 को बंगाल में एक जगह है जिस जगह का नाम है चिनसुरा। बंगाल के चिनसुरा नामक स्थान पर इन्होंने अपनी किलेबंदी शुरू की और इन्होंने अपना एक सुदृढ़ किले का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया और उस किले का नाम था गुस्तावोस। यानी कि 1653 में बंगाल के चिनसुरा नामक स्थान पर इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण किया था और उस दुर्ग को ये लोग कहते थे गुस्तावोस।
वुस, और इसके साथ ही चिनसुरा है वो डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र है वो बन गया। लेकिन डच आदिकाल तक भारत में अपना स्थायित्व नहीं बनाए रख सके, क्योंकि 1759 में एक युद्ध लड़ा गया वेदरा नामक स्थान पर, इसीलिए इसको वेदरा का युद्ध भी कहा जाता है। वेदरा नामक युद्ध पर 1759 में एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ थे डच और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था उस समय जो व्यक्ति था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में हरा दिया। तो वेदरा के युद्ध में डचों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत। इसके साथ ही भारत में डचों की चुनौती समाप्त हो जाती है, और डचों की भारत में चुनौती समाप्त होने के पीछे ये भी कारण माना जाता है कि डचों द्वारा अब भारत के अलावा इन्होंने अपना मुख्य स्थान जो बनाना शुरू कर दिया था, वो कर दिया था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इन्होंने गरम मसाले का मुख्य व्यापार था जो प्रारंभ कर दिया, इसीलिए इन्होंने अपना ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया में दिया। इसीलिए भारत में इनकी चुनौती है वो 1759 में समाप्त हो गई। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है, आप लोग जानते हो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। भारत में व्यापार करने के लिए ये दोनों कंपनियां एक साथ ही निकली थी, यानी कि शुरू में ये दोनों कंपनियां मित्र कंपनियों की तरह निकली थी। लेकिन डचों ने इंडोनेशिया में एक जगह है अम्बोयना, यहां से अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। इसीलिए अंग्रेज वहां से खदेड़े जाने के बाद भारत में आसरा ढूंढने जो है पहुंचे हैं। यानी कि अंग्रेजों का भी पहले व्यापार करने का जो मुख्य स्थान था वो इंडोनेशिया था, लेकिन डचों ने जब अम्बोयना से उन्हें खदेड़ दिया तो वो भी भारत की तरफ आ गए और उन्होंने अपना पूरा ध्यान भारत में दिया। इसी कारण उन्होंने पूरी शक्ति भारत में लगाई और डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसियों सबको हराकर अंग्रेजों ने भारत पर अपना एकाधिकार कायम कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरी विदेशी जाति जिन्होंने भारत पर औपनिवेशिक आक्रमण भी किया तथा 200 वर्षों तक लगातार उपनिवेश बनाकर इसको आर्थिक राजनीतिक रूप से लूटा भी। तो शुरू करते हैं तीसरी यूरोपीय जाति अंग्रेज। भारत में आने वाली तीसरी विदेशी जाति थी अंग्रेज। ये लोग शुरू में आए व्यापारियों के रूप में और भारत के सम्राट बनकर बैठ गए। तो इन्होंने अपने सफर की शुरुआत कहां से की थी, इसके बारे में विस्तार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक कंपनी की स्थापना की गई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में इस कंपनी को मर्चेंट एडवेंचर्स भी कहते थे। कुल मिलाकर 217 लोगों के द्वारा शुरू की गई थी ये कंपनी, यानी कि 217 लोगों ने अपना शेयर पैसा लगाया था और इस कंपनी के कुल शेयर होल्डर थे 217। इन 217 शेयर होल्डर में से एक शेयर होल्डर खुद इंग्लैंड की महारानी, उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक शेयर होल्डर ये भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ में नाम मर्चेंट एडवेंचर्स था और इस कंपनी का फर्स्ट गवर्नर, प्रथम गवर्नर थे थॉमस स्मिथ। ये सवाल आने वाले कई एग्जामों में पूछा जाने योग्य है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर का क्या नाम है, तो वो है थॉमस स्मिथ। क्योंकि खुद महारानी एलिजाबेथ प्रथम इस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शेयर होल्डर थी, इसलिए इंग्लैंड की संसद के द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। एकाधिकार से आशय यह था कि ब्रिटेन की केवल एक यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार है वो कर सकती थी, और इसको 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया गया। बाद में 20-20 वर्षों के लिए इस एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था। आप लोगों को पता है कि 1813 में और 1833, 1793 और 1853 के जो चार्टर आते थे, उन चार्टरों की पहली लाइन होती थी कि कंपनी के व्यापार को, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब जब इस कंपनी को छूट मिल गई पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की, तो इनको चाहिए थी अब इजाजत। पूर्वी देशों के जो सम्राट थे, जो शासन कर रहे थे, उन लोगों से इनको इजाजत की जरूरत पड़ी। तो पहला व्यक्ति जो भारत आ रहा है व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया। यह व्यक्ति जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर के दरबार में इसने फारसी भाषा में वार्तालाप किया, क्योंकि यह व्यक्ति फारसी भाषा का जानकार था। और जब इसने फारसी भाषा में जहांगीर से वार्तालाप किया, तो जहांगीर ने खुश होकर इस कैप्टन हॉकिंस को 400 की मनसब प्रदान की। लेकिन सूरत के व्यापारियों के विरोध के कारण कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहा। व्यापारिक रियायतें इस व्यक्ति को नहीं मिली और ये व्यक्ति असफल रहा। कुछ किताबों में यह भी मिलता है कि 1608 में ही अंग्रेजों ने सूरत में ही अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली थी। लेकिन आरपीएससी द्वारा पूछे गए सवालों में सूरत को अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कोठी नहीं माना है, और उन्होंने माना है 1611 में मसूलीपट्टनम में जो अंग्रेजों ने कोठी स्थापित की है, इसे ही प्रथम व्यापारिक कोठी माना है। लेकिन कुछ किताबें यह भी बताती है कि पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम अंग्रेजों की पहली कोठी थी। लेकिन अगर आरपीएससी मान रही है कि मसूलीपट्टनम है, तो हमें भी मसूलीपट्टनम को ही अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी मानना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि सूरत के व्यापारियों ने इस व्यक्ति का विरोध है वो किया। तो इसके बाद में दूसरा व्यक्ति जो भारत आ रहा है वो आ रहा है 1615 को। इस व्यक्ति का नाम है थॉमस रो। यह व्यक्ति भी राजदूत था, यानी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की ओर से भेजा गया व्यक्ति था, राजदूत था। यह व्यक्ति अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, और जहांगीर के दरबार में ही गुजरात का गवर्नर जहांगीर का बेटा खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनता था, और ये व्यक्ति उस समय गुजरात का गवर्नर था, और खुर्रम से व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में ये व्यक्ति सफल रहा था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर थॉमस रो प्रथम अंग्रेज राजदूत था, जो कि भारत में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा। 1615 में सर थॉमस रो भारत आया और अजमेर में जहांगीर के दरबार में
उपस्थित हुआ और जहांगीर के बेटे खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां नाम से मुगल सम्राट या मुगल बादशाह बना, जो कि उस समय गुजरात का गवर्नर था, इस गुजरात के गवर्नर के द्वारा सर टॉमस रो को व्यापारिक रियायतें प्राप्त हुई। इसके बाद में 1632 को गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त हुई। इसके तहत कुल 500 पैगोडा, उस समय गोलकुंडा में जो मुद्रा चलती थी वो पैगोडा कहलाती थी, यानी कि गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोडा के बदले 1 वर्ष के लिए गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से 500 पैगोडा के बदले सभी बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति उन्होंने प्राप्त है वो कर ली। इसी प्रकार 1639 में चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा, चंद्रगिरी के राजा का नाम था वेंकटप्पा। इस चंद्रगिरी के राजा वेंकटप्पा से इन्होंने एक गांव प्राप्त किया था और उस गांव का नाम था चेन्नई। और इसी चेन्नई की जगह अंग्रेजों ने एक अपनी बहुत बड़ी व्यापारिक कोठी कहें या स्थान कहें जो स्थापित किया था, उसका नाम रखा इन्होंने मद्रास। और इस मद्रास के जो संस्थापक थे वो संस्थापक का नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे थे मद्रास के संस्थापक। मद्रास के संस्थापक के नाम थे फ्रांसिस डे। और यहाँ पर मद्रास में अंग्रेजों ने एक किले का निर्माण करवाया था और उस किले का नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज, या इसको कुछ किताबों में सेंट जॉर्ज फोर्ट भी कहा है। फोर्ट का मतलब किला होता है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला किला मद्रास में स्थापित किया और सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से स्थापित किया। अंग्रेजों द्वारा 1629 में मद्रास की स्थापना के बाद में भी अंग्रेजों ने कई सारे काम किए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं 1651 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के गवर्नर शाह शुजा से कुछ व्यापारिक रियायतें बंगाल में प्राप्त कर ली। इसी के आधार पर एक अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1651 में बंगाल के गवर्नर शाह शुजा द्वारा प्राप्त व्यापारिक रियायतों के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन ने हुगली में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। इस हुगली में स्थापित व्यापारिक कोठी को ही बंगाल में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कारखाना फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद में 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी हो रही है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, और इसी शादी में दहेज में मिल रही है उनको बम्बई। यानी कि 1661 में अंग्रेजों के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई और इसी कैथरीन के साथ ही चार्ल्स द्वितीय को बम्बई है वो दहेज में मिल गया। और इस बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 1668 में, सिर्फ 10 पौंड वार्षिक कर के बदले। यानी कि अब अंग्रेजों को केवल 10 पौंड वार्षिक रूप में चार्ल्स द्वितीय को देने थे और बम्बई है वो अंग्रेजों के अधिकार में
आ गई थी। बंबई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड एंगियर को। बंबई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड एंगियर को। इसके बाद में 1698 में बंगाल में ही 3 गांव की सूबेदारी अंग्रेजों को मिलती है कुल 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए में बदले में अंग्रेज 3 गांव कोलकाता, सूतानाती तथा गोविंदपुर नामक इन 3 गांव की सूबेदारी प्राप्त करते हैं 12,000 रुपयों के बदले में। और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चारनौक विकसित करते हैं कोलकाता को। इसीलिए कोलकाता का संस्थापक जाब चारनौक को माना जाता है। जाब चारनौक यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक एक किला भी बनवाते हैं। जाब चारनौक फोर्ट विलियम नामक एक दुर्ग कोलकाता में बनवाते हैं और इस फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है इस फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर थे चार्ल्स आयर। इसके बाद में अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सफलता तब हासिल होती है जब 1717 में जॉन शरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने जाता है। और इस दल में, इस मिशन में एक व्यक्ति भी शामिल है जिसका नाम है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। और ये व्यक्ति डॉक्टर विलियम हैमिल्टन मुगल बादशाह फर्रुखसियर की एक बीमारी को ठीक करता है। फर्रुखसियर को कोढ़ हो गया होता है और इस व्यक्ति द्वारा इस कोढ़ को ठीक कर दिया जाता है। इसी के कारण फर्रुखसियर द्वारा खुश होकर अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक रियायतें दी गई। तो कुल 4 प्रकार की व्यापारिक रियायतें थी। पहला व्यापारिक रियायत थी उनको दस्तक। दस्तक वो व्यापारिक अधिकार पत्र था जिसके आधार पर कुल 3,000 रुपए के बदले पूरे बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की निःशुल्क छूट प्रदान कर दी गई। यानी एक बार 3,000 रुपए देने थे वर्ष में और पूरे वर्ष उनको कोई कर नहीं देना होता था और पूरे बंगाल में वो लोग व्यापारिक क्रियाकलाप कर सकते थे। इसके अलावा दूसरी थी सूरत में 10,000 रुपए के बदले पूरे वर्ष वो व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकते थे। तीसरा था बंबई की टकसाल में छपे हुए अंग्रेजी सिक्कों को मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मान्यता दे दी। और चौथा यह था कि कोलकाता के आसपास अन्य जमींदारियां खरीदने का अधिकार भी अब अंग्रेजों को मिल गया। इसके अलावा 2 या 3 फैक्ट और हैं जो कि कई बार सब एग्जामों में पूछे जाते हैं और हमें याद भी रखने चाहिए। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर है जॉन मिडेनहॉल। जॉन मिडेनहॉल प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था या व्यापारी था जो कि भारत आया। एक सवाल और पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो उसका उत्तर है राल्फ फिंच। राल्फ
फिंच अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था। अकबर के दरबार में अंग्रेजी व्यक्ति, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था राल्फ फिंच। एक लास्ट सवाल है कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी फादर या मिशनरीज कौन थे? तो उनका नाम था फादर स्टीवेंसन। फादर स्टीवेंसन भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी मिशनरीज या फादर थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने पड़े बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि